फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता में। एक ऐसी जगह जहाँ एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है, एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम आपको कराने वाले हैं जो एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है, उसमें बायोलॉजी की यूनिट 11 का पार्ट 9 तक हम क्लासेस पहले ही कर चुके हैं। आई होप आपने वो सारी क्लासेस देख ली होंगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी की पूरी क्लासेस देख लीजिए। ये क्लासेस बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ एमपी वर्ग 3 के लिए, बाकी सभी उन एग्ज़ाम्स के लिए भी जो कि जिनमें बायोलॉजी टॉपिक आता है, बायोलॉजी चैप्टर आता है। अगर बायोलॉजी चैप्टर आपका आ रहा है किसी सब्जेक्ट्स में तो इसमें से ज़रूर आएगा। तो देखते हैं आज की क्लासेस। तो जुड़ जाइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में, जहां सवाल से परीक्षा के नहीं होंगे बल्कि आपकी नौकरी के होंगे, और हम उन्हें जीतेंगे समझ के साथ, रणनीति के साथ और 100% सिलेक्शन के इरादे के साथ। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट 11 का बायोलॉजी का पार्ट 10 आई थिंक, हाँ पार्ट 10। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें ये सारे टॉपिक मेंशन्स हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए अपन अपने टॉपिक्स पर चलते हैं, क्योंकि आपके लिए एक एक मिनट कीमती है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कल हमने 166 तक कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको 166 एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अभी हम टॉपिक चल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। इसमें कुछ इस टाइप के टॉपिक्स भी ऐड किए हैं जो उनसे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचना ये बायोलॉजी में ये टॉपिक का क्या मतलब, सबका सब सेम से जो आपका सिलेबस दिया है उसी अकॉर्डिंग आपका डाटा बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन है। तो कौन है इसमें से एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, जल है या फिर प्राकृतिक गैस है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल। एक मिनट रुकिए, तो इसका आंसर जल हो जाएगा। ये क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। कैसा? अच्छे। ठीक है, इसको ने थोड़ा सा मार्कर को सही कर लो। देखिए इसका एक्सप्रेशन देखिए, जब आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ आएगा कि मैं सारा का सारा डिटेल्स में डाटा लेके आई हूँ। तो अच्छे संसाधन क्या होते हैं, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको अपन दोबारा से यूज़ किए जा सकते हैं। वो ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इनको क्या किया जा सकता है? बार बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं बता रहे, साथ में उससे रिलेटेड आपको डाटा बता रहे कि आखिर ये होता क्या है, इसका सेंस क्या है, सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया जाता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो बार बार पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो जल है, वायु है, सूर्य का प्रकाश, ये कैसे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं, वो ऐसे रिसोर्सेज जिनको अपन दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते, तो वो कौन सी हैं? तो वो कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ये सभी क्या है? अच्छी नहीं होती, रिन्यूएबल नहीं होती हैं, क्योंकि ये सीमित मात्रा में होती हैं और ये ख़त्म हो सकती है। अगर आप कोयला को यूज़ करोगे तो कोयला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप जल का यूज़ करोगे तो जल वो निकले। जैसे आपने जल से कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद में वो साबुन और वो पानी मिलके फिर से गटर में गया, वहाँ से वो जाके वेपर होगा, वेपर होकर आसमान में जाएगा, फिर से बरसेगा, फिर नीचे आएगा, समुद्रों में जाएगा, फिर अपनी धरती में समाएगा, अंडरग्राउंड होगा, फिर आपके पाइप्स नल वगैरह के थ्रू वो फिर से आने लगेगा या बोर के द्वारा आने लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है इसकी, ये बार बार आते रहते हैं। लेकिन कोयला की अगर राख बन गई तो ऐसा नहीं है कि राख को अपन ने कुछ कर दिया तो वो फिर से कोयला बन जाए, नहीं बन सकता। जो जो बार बार मिले वो अक्षय होते हैं, जैसे जल, वायु और सूर्य। ठीक है, सूर्य की किरणों से मतलब है यहाँ पे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 167, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है।
जब आपसे रिसोर्सेज से रिलेटेड पूछ रहा है तो ये भी तो पूछ सकता है कि कौन से राज्य से है ये, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये कौन सा है, झारखंड। झारखंड में भारत का कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, या राज्य माना जाता है किसे, झारखंड को। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो झारखंड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जहाँ बोकारो, धनबाद जैसे क्षेत्र प्रमुख हैं। तो आपसे झारखंड से रिलेटेड ये क्षेत्र पूछ सकते हैं जी कि बोकारो कोयले से रिलेटेड, और आपको झारखंड ना देके बोकारो दे दें, धनबाद दे दें, तो ये भी झारखंड में आते हैं, जो कि इसके प्रमुख जगह है या प्रमुख क्षेत्र है। भारत की लगभग 25% से ज़्यादा कोयले खदानें यही हैं। तो सबसे ज़्यादा खदानें, और कितनी, 25% से भी ज़्यादा खदानें कहाँ पे है, तो वो झारखंड में, ठीक है, भारत की। तो झारखंड में जल है, जंगल है और कोयले का खजाना है। तो जल भी है सबसे ज़्यादा, जंगल भी है और कोयले का खजाना है। ये ट्रिक्स होती हैं याद रखने के लिए। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगती तो आप इन ट्रिक्स से भी हेल्प से याद कर सकते हो। क्योंकि ये ट्रिक्स से जब अपन कोई चीज़ याद करते हैं तो वो अपने माइंड में एक सेटअप बन जाती है, उसकी थ्योरी बन जाती है। आप खुद से भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। मैं तो काफ़ी बनाती हूँ अपनी ट्रिक्स खुद से। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, जो काली मिट्टी होती है वो किस फसल के लिए उपयुक्त। आपको पता है अपने एमपी में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे वो भी बता देना, तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कि काली मिट्टी कहाँ है, ठीक है, अपने एमपी में। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी किस फसल के लिए, चलिए बताइए। तो धान, गेहूँ, कपास, मक्का। तो किसके लिए? तो कपास के लिए। कपास को मैंने आपको बताया था पहले, कॉटन को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? कपास, कॉटन को, रुई को। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी, जिसके टाइप्स होती है। मुख्यतः डेक्कन पठार में पाई जाती है। और अपने यहाँ पे जो एमपी है उसमें कौन से पठार में पाई जाती है काली मिट्टी? आप मुझे कमेंट में बताना। और कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। और साथ ही आप मुझे ये भी बताना अपने एमपी में किस जिले में कपास की खेती होती है, ठीक है। आई होप मुझे आप आंसर सही दोगे और बिल्कुल एग्जैक्ट दोगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दोगे। काली मिट्टी, काले बीज और कपास, जी तो ट्रिक्स है, ठीक है। का से मिल रहा है तो कपास हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, फोकस ओनली क्लास पे, ठीक है। जल को एक संसाधन क्यों माना जाता है? तो जल को एक संसाधन क्यों माना जाता है? तो यह महंगा होता है, इसका उपयोग सीमित है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, यह केवल कृषि के लिए। तो जल को एक संसाधन क्यों माना जाता है, रिसोर्स क्यों माना जाता है? महंगा इसलिए नहीं, इसका उपयोग सीमित, एक लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं इसलिए, या फिर ये जीवन के लिए आवश्यक है, केवल कृषि के लिए। तो जीवन के लिए आवश्यक है पानी, इसीलिए इसको क्या माना जाता है? एक संसाधन माना जाता है। तो यह जीवन के लिए आवश्यक है। जल एक ऐसी प्राकृतिक संस्थान है जो पीने, सिंचाई, उद्योग, स्वच्छता आदि हर क्षेत्र में जरूरी है। जीवन जल के बिना संभव नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जल का यूज़ कहाँ होता है? तो पीने में होता है, सिंचाई में होता है, उद्योग में होता है, स्वच्छता में होता है, और आदि हर क्षेत्र। अब ये बताओ बिना पानी के क्या है? जीवन भी जल के बिना संभव ही नहीं है। तो नो जल नो जीवन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 170। आई होप आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को, और जिन्होंने ये सीरीज़ देख ली है ना, 1-200 जब पूरे हो जाएंगे, जब आप इस सीरीज़ के बाद में ना यूनिट 11 के कोई भी आप क्वेश्चन लगाना, आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन बनने लगेंगे अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ना इसको लिखते भी जा रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, तो ये टॉपिक्स आपके क्लियर ही हो गए 100%। फिर तो आप भूलोगे भी नहीं। निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल संसाधन है? अभी आपको मैंने कुछ देर पहले बताए थे कि रिन्यूएबल कौन कौन सी है और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन सी है। आई होप आपको उस वक्त का याद होगा। तो देखो वही चीज़ अब इसमें अपन रिपीट करने वाले हैं। तो देखिए पवन ऊर्जा,
जल, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो देखिए अपन ने बताया था कि पेट्रोलियम एक ऐसा है जिसको यूज़ करने के बाद में वो फिनिश हो जाती है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आपका। पेट्रोलियम एक सीमित मात्रा में उपलब्ध संसाधन है, ये सीमित है, जिसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। एक बार समाप्त होने पर यह लाखों वर्षों में बनता है। ये तो आपको पेट्रोलियम का प्रोसेस तो पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो आपको अगर क्यूरियोसिटी हो कि पेट्रोलियम के बारे में जानना है तो आप सर्च करके जान सकते हैं। आजकल तो इतने सारे इंटरनेट पे फैसिलिटी है कि आप किसी के बारे में भी पूरी नॉलेज ले सकती हैं। ठीक है, वैसे ये आपके इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, अच्छा होगा कि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ें। पेट्रोल ख़त्म तो खतरा ज़्यादा। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे, टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला व विनीता मैम पर मिलेगा उसका फुल समाधान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर हमारे द्वारा लिया गया वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर फीडबैक में आपको नहीं समझ आ रहा क्या, तो कम से कम यही बता दें कि आपको हमारे द्वारा ली गई क्लासेस कैसी लग रही हैं, इसमें क्या आपको चेंजेस चाहिए, क्या आपको हेल्पफुल लगा, आप वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, जिससे क्या हो, जिसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सक्सेसफुल रह रही है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, अपन को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब अपन बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने वो चीज़ें आपको क्यों बताई थी। तो इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में अब पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा जैविक घटक इकोसिस्टम में नहीं है? तो जीवाणु, पौधे, सूर्य का प्रकाश या फिर मानव। तो कौन नहीं है? सूर्य का प्रकाश जैविक घटक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होती, वो तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जीवाणु चेंज होते हैं, पौधे चेंज होते हैं, मानव मतलब डेड बॉडी वगैरह वो भी जैविक खाद वगैरह सब कुछ बन जाती है। चलिए आपको इसको पूरा डीपली एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ना मैं आपको ये इसके बारे में बता देती हूँ कि ये होता क्या है। मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। आपके ना जो सिलेबस उसमें साफ साफ लिखा है पारिस्थितिक तंत्र, तो अपन को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी नॉलेज भी डाल दी। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो प्रमुख घटक होते हैं, एक तो जैविक होता है जिसे अपन बायोटिक बोलते हैं, एक अजैविक होता है जिसे अबायोटिक बोलते हैं। जैविक वो होती है जिनमें जीवित घटक आते हैं। कौन आते हैं? जीवित घटक, जिनमें जान होती है। और अबायोटिक कौन होती है? अजैविक। अजैविक मतलब जो जैविक नहीं है, तो मतलब निर्जीव घटक, जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है, अब कौन कौन किस किस में जीवन है? तो पौधे में, पशु में, जीवाणु में, फफूंदी और आदि, इनमें क्या होता है? जीवन होता है, इसलिए इनको जैविक घटक बोलते हैं। जबकि सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, तापमान, इनमें क्या होता है? इनमें जीवन नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अबायोटिक घटक। ये डायरेक्ट इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया, अब आपके ऑप्शन में आया था फफूंदी। फफूंदी क्या है? इनमें से कौन सा अजैविक घटक है? फफूंदी, जीवाणु, जल, मिट्टी, तापमान। और फिर आपको ना ऑप्शन भी एक्स्ट्रा दे दे, जैसे जल, मिट्टी, तापमान, मैंने 3 दे दिया आपको अजैविक, तो इन तीनों को सही करना है आपको। इसलिए सूर्य का प्रकाश क्या है? जैविक नहीं है। आपको ये मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इनमें क्या आता है क्या नहीं। आप कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ में समझो, आपको टॉपिक तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मतलब आपके पास ही टाइम नहीं है इतना कि आप पूरे सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके, इसलिए मैं इसको पीवाई के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैव मतलब जीव, जो जीते हैं। छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको दिए हैं जिससे आपके लिए हेल्पफुल रहे।
चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैविक मतलब बायोटिक, जो कि जीवित होते हैं, जैसे पौधे, पशु, जीवाणु, फफूंदी। फफूंदी मतलब जो फंगस होती है। अजैविक मतलब अबायोटिक, निर्जीव घटक, जैसे सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी, तापमान एक्सेट्रा। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन का आरंभ किससे होता है? जो फूड चेन है उसका आरंभ किससे होता है? तो शिकारियों से होता है, उपभोक्ताओं से होता है, अपघटक से होता है, या फिर उत्पादकों से होता है? तो किससे होता है? उत्पादकों से होता है। कैसे होता है? तो आपने फूड चेन पढ़ी है? आई होप आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक फूड चेन समझ आ जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों मतलब प्रोड्यूसर से होती है। किससे होती है स्टार्टिंग? प्रोड्यूसर से। जैसे हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाते हैं। इसके बाद आते हैं उपभोक्ता। तो उत्पादक के बाद कौन आते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक होती है। अंत में क्या आते हैं? अपघटक आते हैं। अब देखिए, इसको आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और मैं इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगी, आप इसलिए मेरे सुनने पे ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है इसमें लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जैसे देखिए, इसमें क्या लिखा है? सबसे पहले फूड चेन। तो अपन किसके बारे में बता रहे हैं आपको? फूड चेन के बारे में। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। तो सबसे पहले कौन आएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? तो कौन आते हैं इसमें? हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाते हैं। तो इसमें कौन आ रहे हैं? पौधे वगैरह आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? हरे पौधे वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन आते हैं? उपभोक्ता आते हैं। तो कौन आते हैं इसके बाद में? उपभोक्ता। अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले जनरल सी बात है, तीनों ही आएंगे। तो पहले प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टेरिटरी। तो प्राइमरी में कौन होती है? सेकेंडरी में कौन होती है? टेरिटरी में। प्राइमरी में जैसे ग्रास ओफर, घास खाने वाला, जो हरे पौधे इसमें घास खाने वाला। फिर अब ये ग्रास ओपर को खाने वाला, ठीक है। फिर सेकेंडरी में कौन आ जाएंगे? ग्रास ओपर को खाने वाला। तो घास कौन खाते हैं? अब देखो, घास में सिर्फ घास नहीं आती है, घास में ना आप कह सकते हो हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए इसमें काऊ वगैरह भी आ जाएगी। सॉरी, मैं ग्रास देख लिया इसमें, ये मैंने ग्रास ऊपर बताया था आपको, ग्रास ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ऐसे जीव जो छोटे मोटे जीव्स को खाते हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो कौन खाता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को? थोड़े से बड़े जीव। तो उनका नाम क्या है? जैसे वर्ड्स वगैरह होती हैं, कुछ वर्ड्स जो इंसेक्ट्स खाती हैं, फिश वगैरह खाती हैं, तो ये आ जाएंगे। थर्ड टेरिटरी। टेरिटरी में कौन आ जाएंगे? जो वर्ड्स वगैरह इन सबको खा लेते हैं, मतलब फुली नॉन वेजिटेरियन होती हैं, जैसे लायन है, ठीक है, टाइगर है, इस टाइप से आ जाती है। अब आपके माइंड में आएगा कि ह्यूमन किस में आता है? तो ह्यूमन का थोड़ा सा अलग है, वो ना टेरिटरी में भी आता है और वो ना प्राइमरी में भी आता है। प्राइमरी और सेकेंडरी, टेरिटरी में नहीं आता, प्राइमरी और सेकेंडरी में आता है। क्यों आता है? प्राइमरी में इसलिए आता है क्योंकि वो हरी घास वगैरह, मतलब सब्जी वगैरह भी खाता है। और सेकेंडरी में क्यों आता है? जैसे प्राइमरी में काऊ वगैरह भी आ जाएंगे, ठीक है। और सेकेंडरी में क्यों आता है? क्योंकि वो कुछ कुछ जो ह्यूमन ऐसे भी होते हैं जो नॉन वेज भी खाते हैं, तो इसलिए वो सेकेंडरी में आ जाता है। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही ह्यूमन आता है। आई होप इस आपको इतना फूड चेन समझ आ गया होगा। आई नो थोड़ा सा मेरा समझाने में सही रहा हो, लेकिन ये दिखने में ब्लर लग रहा होगा क्योंकि अभी ये अपने पास इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं है यहाँ पे। फिर उपभोक्ता के बाद में कौन आता है? अपघटक। अब ये अपघटक क्या होते हैं? तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजर। अब डिस्पोजर क्या होता है? जैसे कोई एनिमल मर गया, जैसे आपने स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, अब आपको जिससे क्या है थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। जैसे सबसे पहले आए पौधे, ठीक है। अब पौधों को खा गए, मतलब घास वगैरह है, तो घास को खा गई गाय। कौन खा गई? गाय। तो वो कौन थी? काऊ। या फिर कौन खा गया? ग्रास ऊपर खा गया, ठीक है। फिर उसके बाद आए सेकेंडरी। सेकेंडरी में कौन थे? तो वर्ड्स थे अपने,
इंसेक्ट्स थे अपने, और थोड़े से ऐसे जो कि छोटे छोटे जीवों को खाते हैं, तो उन्होंने इनको खा लिया। फिर टेरिटरी आ गई। टेरिटरी में क्या हुआ, जिन्होंने वर्ड्स वगैरह ये सारी से फुली नॉन वेज थे, जिन्होंने सेकेंडरी वाले को खा लिया, जैसे लॉयन। अब लॉयन भी कभी ना कभी तो बूढ़ा होगा, मरेगा, तो मरने के बाद में उसकी जो डेड बॉडी है वो क्या होती है, ज़मीन में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो वो जब मिल जाती तो उससे क्या हो जाता है, डिकम्पोजर हो जाता है, अपघटक हो जाता है वो। और उसी अपघटक से फिर से हरे पौधे उग जाते हैं, फिर से पौधे उगने लगते हैं। तो इस टाइप से पूरा का पूरा फूड चेन का इकोसिस्टम चलता रहता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप से रहता है। तो सब 4 चीज़ें याद रखो। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद में उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्राइटरी। फिर आते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम में हूँ। 12th तक इंग्लिश मीडियम किया था, फिर मैंने पीजी हिंदी मीडियम से किया था। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ रह तो नहीं गया। हर शुरुआती हरियाली से होती है पौधे, हाँ तो उसमें कुछ नहीं है, वो तो आपको बता ही चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने बचपन में भी बहुत पढ़ा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे ना, तब तो ये क्वेश्चन फेवरेट था एग्जामर का। ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज़्यादा याद करा हुआ क्वेश्चन है, मुझे आज भी याद है ये। मुख्यतः किस गैस के कारण होता है, तो इसमें कौन कौन सी गैस की वजह से। गैस तो काफ़ी सारी होती है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये किस गैस की वजह से होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पे इफेक्ट किसका पड़ता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पड़ता है। किसका पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बहुत सारी गैसेस रहती हैं। जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ोगे तो आपको उसकी सारी गैसेस के बारे में भी पता चल जाएगा। चलिए देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट तब होता है जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन जानते हो, CH4। देखो इसका वो भी नेम लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4। ठीक है, मैंने 12th में मैथ्स लिया था, तो मेरी केमिस्ट्री भी ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसेस अधिक हो जाती हैं और वे सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती, जिससे तापमान क्या होता है, बढ़ता रहता है। अब देखिए क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन आदि गैस अधिक हो जाती, कहाँ पे, वायुमंडल में, और वे सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती हैं, जिससे क्या है, तापमान बढ़े। अब पता है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट खुद से प्रॉपर तैयार किया जाता है, एक रूम सा बनाया जाता है, उसको पूरा पैक किया जाता है जिससे गैसेस बाहर ना निकले। उसके अंदर गैसेस डाली जाती हैं, जैसे CO2 है, मीथेन से, जिससे कि हीट पैदा हो सके और वहाँ पे एक ज़्यादा हीट वाला रूम बनाया जा सके। CO2 तो केविन ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिक। वो आपको CO2 से एक चीज़ और बताऊँ, आपने ना जब ना किसके बारे में पढ़ोगे आप, यूनिवर्स के बारे में, जब आप यूनिवर्स के बारे में पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य के बगल से कौन सा ग्रह है। चलिए नाम आप ही बताना कमेंट बॉक्स में, नाम मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस ग्रह पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी। तो पता है सबसे ज़्यादा गर्मी का रीज़न भी यही CO2 और एंड एक और गैस है, उसका नाम भी आप बताना, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हीट रहती है इस वाले ग्रह पर। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा ग्रह है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छे से सारी सब्जेक्ट्स कराई जाएंगी, बेफिक्र रहिए आप। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे नीचे कौन होता है। अभी अपन ने इकोसिस्टम पढ़ा, फिर फूड चेन पढ़ी, अब आ गया अपना पिरामिड। अब अपन को पिरामिड में जो बताना है कि सबसे नीचे कौन होता है इस पर। तो आपको जो फूड चेन बताई थी उसी को रिमेंबर करो, उसी से आंसर आएगा। तो सबसे नीचे कौन होगा, तो सबसे नीचे होगा उत्पादक। कौन होगा, उत्पादक।
तो सबसे पहले स्टार्टिंग उत्पादक से ही तो हो रही थी, फिर उसके बाद में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टेरिटरी, फिर डिकम्पोजर। रिमेंबर? तो पारिस्थितिक पिरामिड में ऊर्जा और जैव द्रव्यमान की सबसे अधिक मात्रा नीचे होती है, यानी उत्पादकों के पास ऊपर की ओर जाते जाते मात्रा घटती है। अब देखो इसको भी समझ लूँ मैं आपसे, मैं आपको ना टोटली अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से अच्छा क्लियर हो। ये मैंने एक पिरामिड बना दिया, पेन थोड़ा लाइट ही ले लूँ। ये पिरामिड में मैंने लाइन खींच दी, ये लो, ठीक है। अब आपको पता है सबसे नीचे कौन होता है, तो पेड़ पौधे होते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते थे, अभी क्या बोला था अपन ने, प्रोड्यूसर। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स वगैरह। फिर यहाँ पे प्राइमरी, जिसमें आपको बताया था ग्रास ऊपर काऊ वगैरह इस टाइप की चीज़ आती थी। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी में भी आपको बताया था काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे इनको जो प्राइमरी वालों को खाने वाले, ट्राइटरी, ट्राइटरी में इनको खाने वाले, फिर डिकम्पोजर, मतलब अब घटक। अब देखिए इसमें अब इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है इसमें, तो देखो जैसे आपकी जो ऊर्जा है और जैव द्रव्यमान है ना, वो क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा नीचे होती है। कैसे होती है, अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होगी, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पेड़ पौधों में थी। अब पेड़ पौधों को किसी ने खाया, मतलब प्राइमरी वाले ने खाया, तो उसका 10%, जो उसने खाया उसका 10% उसके अंदर रह गया। फिर इसको इसने खाया तो इसका 10% इसमें चला गया, इसका 10% इसमें चला गया, इसका 10% इसमें। तो आपको एक बात समझ आई कि जब ये चीज़ 100 थी, इसका 10% इसमें गया, मतलब थोड़ा सा भाग जो प्रोटीन थी, जो मतलब जो उसके अंदर ऊर्जा थी, ऊर्जा यहाँ पे हीट से मतलब नहीं है, जो एनर्जी थी उस चीज़ से है, एनर्जी थी वो इसमें गई, फिर इसमें गई, फिर इसमें गई, इसमें वही क्या हो रही है, कम होती आ रही है। इसमें गई तो 10%, फिर इसका 10% का ये तो 1, इसका भी ये इसमें भी कम हो गई, इससे भी कम हुई। आपको पता है ना भी 10% 10% हर एक चीज़ का 10%, तो वो कम होती है। देखिए आप इसको अगर मैथमेटिकल से समझना चाहो, जैसे इसमें 100 थी तो इसमें कितना रह गई, 10 रह गई, इसमें कितना रह गई, 1 रह गई, 10 का 1, इसमें कितनी रह गई, 1 का 10%, तो 0. ऐसी इसमें, तो ऐसी 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 ये होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यानी उत्पादकों के पास ऊपर की ओर जाती जाते मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है, घट जाती है। तो नींव मजबूत होगी तो इमारत टिकेगी, उत्पादक सबसे नीचे होते हैं, ठीक है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हो रहा है, मैम हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है, हमें यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, आप मुझसे पूछिए कमेंट में, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ओजोन परत का कार्य क्या है, जो ओजोन लेयर है उसका वर्क क्या है, वो क्या काम करती है, तो पृथ्वी को ठंडा रखने का कार्य करती है, सूर्य की गर्मी बढ़ाने का काम, यूवी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, या CO2 को अवशोषित करना। तो वो क्या करती है, यूवी जो रेज है ना उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर यूवी रेज डायरेक्ट अपनी पृथ्वी पर आ जाएंगी या किसी बॉडी के किसी की स्किन पे आ गई तो उसको स्किन एलर्जी हो जाएगी, रेड रेड स्पॉट्स हो जाएंगे। आपको ओजोन लेयर के बारे में पता ही होगा, अपने एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। एक जगह पे थोड़ा सा छेद भी हो गया है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, अब हीटिंग थोड़ा सा हो रही है ना जो ज़्यादा, जो इसी का रीज़न है। तो ओजोन लेयर आपको पता होगा, ओजोन लेयर के बारे में आपको जो भी पता है ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप भी ओजोन लेयर के बारे में नॉलेज चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वो भी बताती हूँ। तो ओजोन लेयर वायुमंडल में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक यूवी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती हैं। तो ये क्या करती हैं आपको पता ही था अभी। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये मिला कि ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल में, किसके, वायुमंडल में। और ये क्या करती है, जो यूवी रेज है
उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रोटेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस होती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है वायुमंडल में? प्रतिशत में बताना है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो बताइए कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत लगभग इस प्रकार होता है। देखो जी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे कि आपके लिए ना, अगर मान के चलो नाइट्रोजन ऑप्शन नहीं होता फिर क्या करते? हमने तो नाइट्रोजन याद किया था, लेकिन नहीं होता तो हमें सबका पता होना चाहिए कौन सी कितनी है, जिससे ऑप्शन कैसे भी आए हम उसको सॉल्व कर पाए। तो नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%, जिसको N2 बोलते हैं। ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और बची कुची जो भी गैस है वो जितना बचा है उतना होती है। कितना बचा है जी आप मुझे बता दीजिए। ये तो ट्रिक्स दी है। नो ऑक्सीजन, अगर CO2 बढ़ जाए, CO2 बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मैंने उस चैप्टर का आपको नाम बता दिया था क्या? अरे मैंने इस टॉपिक का आपको नाम नहीं बता पाया। देखो अब इसके अपन 176 से कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? जल, वायु, मृदा और प्रदूषण। जल के बारे में जानेंगे, वाटर, एयर, सॉयल एंड पॉल्यूशन के बारे में। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? तो pH का, BOD का, COD का और DO का। इनमें से आपको जिसके फुल फॉर्म बताए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो देखिए किसका यूज किया जाता है? BOD का। किसका? BOD का। BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह उस ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है जो जल में उपस्थित जीवाणु जीवांश को विघटित करने में प्रयोग करते हैं। जितना अधिक BOD उतना अधिक जल प्रदूषित होगा। मतलब जितना BOD रहेगा उतना ही क्या हो जाएगा? जल प्रदूषित होगा, क्योंकि इसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन मिल गई है। चलिए इसमें हाईलाइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो फर्स्ट तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जल का प्रदूषण किससे मेजर किया जाता है? तो BOD से। BOD क्या होती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके फुल फॉर्म। और ये क्या करती है? तो जी ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है कि जो जल में उपस्थित जीवाणु जीवांश को विघटित करने में प्रयोग करती है। मतलब आपको पता चलता है कि हमारे जल में जो जीवाणु है उसके अंदर ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतने ज़्यादा जीवाणु होंगे, और जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे उतना ही जल क्या होगा? प्रदूषित होगा। ठीक है, तो BOD बैड ऑक्सीजन डिमांड, गंदा पानी, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। 178 ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण जिसको नोज पॉल्यूशन भी कहते हैं, इसकी इकाई क्या है? अभी अपन ने किसकी देखी थी? जल की। अब देखेंगे ध्वनि प्रदूषण की। तो ध्वनि प्रदूषण की होती है डेसिबल। आपको डेसिबल के बारे में जो नॉलेज है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेसिमल के कितने टाइप्स होती हैं, कौन कौन से डेसिमल में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कि क्या क्या उनकी रेंज रहती है। जो भी आपको नॉलेज है वो आप कमेंट बॉक्स में दिए, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहे और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। क्योंकि अभी लाइव क्लासेस नहीं है, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही हमसे कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की माप किस में होती है? डेसिमल होती है, जिसको DV से डिनोट किया जाता है। 0 dB या फिर 20 dB से नीचे तो वो किस में आती है? न्यूनतम स्वर सीमा में। और 60 मतलब 20 से ऊपर तो वो सामान्य बातचीत रहती है। 90+ dB होती है तो वो खतरनाक स्तर पर होती है। ये तो एक ह्यूमन के अकॉर्डिंग बताई गई है। किसके अकॉर्डिंग? ह्यूमन के अकॉर्डिंग। अब आपको इसके बारे में मुझे जो एनिमल्स वगैरह हैं
कि भूकंप आता है, ये क्यों पता चल जाता है? ये सिर्फ नोज जो डेसिबल होती है ना, उसी की वजह से पता चलता है। अब कितने डेसिबल पे पता चलता है, ये सब आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये टॉपिक किसका नहीं है, इसलिए इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन आप मुझे इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपके में आ रहा है। ओके, अभी अपन ने सारा साइंस कवर नहीं किया है, क्योंकि ये टॉपिक तो साइंस का ही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 179। एसिड रेन, अमृत नहीं है जहाँ पे वो है, एसिड रेन अमृत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एसिड की वर्षा से मतलब है, ठीक है, एसिड रेन से। अमृत वर्षा लिख गई है गलती से। तो एसिड रेन का मुख्य कारण क्या होता है? तो एसिड रेन क्यों होती है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा एसिड रेन अपने इंडिया में ताजमहल का जो कलर है ना, जो मार्बल का वाइट कलर से जो येलो कलर हो गया है ना, वो एसिड रेन की वजह से हुआ है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक आपको पता होगा, नहीं ये आप ही बताइए, चलिए, जो आपने सबने सुना ही होगा मथुरा के किसी चीज़ के बारे में, उद्योग के बारे, तो वो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसकी सारी डिटेल्स क्या है, ठीक है। मैं आपको उससे रिलेटेड नहीं बता रही। तो एसिड रेन का मुख्य कारण क्या होता है? तो CO2 होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, SO2 NO2 होती है, फिर धूल के कण होती है। तो एसिड रेन होती है SO2 और NO2 की वजह से। किसकी वजह से? SO2 और NO2 की वजह से। जब अपन ना एसिड, बेस, सॉल्ट और pH वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये वाला, जब ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी ना, तब मैं आपके इसके बारे में भी डीपली बताऊंगी, ठीक है। जब सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 वातावरण में जल वाष्प के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, तब वर्षा कैसी होती है? जल अम्लीय हो जाती है। वो कैसी हो जाती है? अम्लीय वर्षा हो जाती है। देखिए कौन मिलती है? सल्फर। अब आप ये भी मुझे बता देना कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है। और ये जब ना जल वाष्प में मिलता है, जल वाष्प जानते हो, जब वाटर वेपर होता है उसके साथ मिल जाता है तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, और इससे क्या होती है? एसिड रेन होती है। SO2 और NO2 ही इसका सबसे मेन रीज़न है। एक सवाल एक टॉपिक, लेकिन कितनी बार आपकी नौकरी उससे छिन जाती है, कभी सोचा है? अब नहीं, अब हर सवाल का होगा सीधा बात सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम के साथ, जहां टॉपिक को समझेंगे गहराई से और हर सवाल को तोड़ेंगे रणनीति से, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं संकल्प है। तो जुड़े रहिए सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भूमि अपर्दन सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो जो सॉइल इरोजन होता है ना, उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? जब मैं 10th में पढ़ती थी ना, तो ये सॉइल इरोजन वाला क्वेश्चन जो हमारे ज्योग्राफी में था, आई थिंक चैप्टर 1 में ही था, और ये ना इतनी बार टीचर ने याद करवाया था, और खास करके उस डायग्राम को सॉइल कंजर्वेशन का इतनी बार किया था, इतनी बार ये कहते थे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसे उस टाइम पे हम रटते थे क्योंकि हमें वो समझ नहीं आते थे। अब हमें समझ आया कि अगर अब उस वक्त भी हमने समझ लिया था तो और ज़्यादा अच्छा होता, बट कोई नहीं, एग्ज़ाम में मार्क्स तो उस वक्त भी अच्छे आ गए थे। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो रासायनिक खाद डालना, वर्षा जल संग्रहण करना, वृक्षारोपण करना, या फिर सिंचाई करना। सॉइल इरोजन जानते हो आप, जो मिट्टी बहकर चली जाती है ना, उसको रोकने का तरीका क्या है? तो रासायनिक खाद डालकर रोक सकते हो, वर्षा के जल को संग्रहण करके मतलब स्टोर करके, वृक्षारोपण करके, या सिंचाई करके। तो वृक्षारोपण करके ही सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। जो पानी के साथ में मिट्टी बहा के चली जाती है ना, उसको रोका जा सकता है। आंधी के साथ धूल में भी उड़ के चली जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ना मिट्टी पानी में बह के जाती है। तो वृक्षारोपण, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिससे वर्षा के दौरान मिट्टी बहती नहीं है। इसलिए वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण, इरोजन अधिक होता है। अब देखो,
अगर ना आप बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दोगे तो जड़ क्या होगी, मिट्टी को पकड़े रखेगी। और वर्षा के दौरान जब वर्षा होगी ना, उसके दौरान क्या होगा, पानी आएगा, पानी से मिट्टी बहेगी नहीं, वो उसके पेड़ों की जड़ों में अकड़ी रहेगी। इसलिए वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ट्रिक, जड़ें पकड़े धरती को कटेंगे तो मिट्टी बहेगी। ये क्या है, थोड़ी सी ट्रिक से क्या होता है, अपन पूरा कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा तो ये लाइन याद रहेगी तो अपन को कॉन्सेप्ट आ जाता है पूरा का पूरा समझ में, अगर एक बार रीड कर चुकी होती है तो। देखिए मैंने आपको ना 180 क्वेश्चन करा दिए और 40 मिनट्स की समथिंग टाइम हो गया है। और अब अगर अपन ज़्यादा करते तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। और वैसे भी अब 181 से 200 मतलब पूरी पीडीएफ में बना चुकी हूँ आपकी, तो 200 क्वेश्चन है, तो ये अपन कर लेंगे, कोई बात नहीं। एक पार्ट और रहेगा लास्ट और आपका ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये आपको रोज सिलेबस के अनुसार पीवाईक्यू कराऊं तो भी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें यस मैम आई विल ज्वाइन 8 AM क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अब सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम, जहाँ पीवाईक्यू का होता है पोस्टमार्टम। और साथ ही आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, जैसा कि आप जानते हो आज ही के दिन मतलब 28 तारीख को ही, मतलब 28 जून 2025 को मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था और आज 28 जुलाई 2025 से 1 महीना हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग है, थोड़े कम आ रहे हैं स्टूडेंट, बट ठीक है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे अपने आप ग्रोथ होने लगेगी, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। बट आपने जितना इस वीडियो को, इन वीडियोस को देख रहे हो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है इंग्लिश। अब इसके बाद में मैं आपको कराऊंगी इंग्लिश का टॉपिक, जिसमें ना सबसे ज़्यादा वो लेवल को ध्यान में रख के बनाया गया है जो कि ईएस भी लेता है। जैसा आपने देखा जो एमपी ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश तो थोड़ी सी अजीब आई थी। अजीब अजीब कुछ नहीं होती, जब लेवल और तरीका और पैटर्न चेंज हो जाता है तो वो अजीब लगने लगती। तो उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए मैंने उस पैटर्न को लिया है। साथ ही जो वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम हुए थे अभी कुछ टाइम पहले, उस पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए लिया। मैंने कोशिश की है कि मैं ना आपको लो टू हाई मतलब लो लेवल भी दूँ, मॉडरेट भी दूँ और हाई मतलब एडवांस लेवल भी दूँ। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए मैंने सारा डाटा कवर किया है। और इस स्टेप से आपके लिए मैं एक इंग्लिश की अच्छी क्लास पीवाईक्यू की ही लेके आने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे तो नहीं क्लियर हो सकती। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब आपको पूरा का पूरा दूंगी। और अगर पॉसिबल हुआ, वैसे पॉसिबल क्या लाने की ही कोशिश करूँ, कोशिश नहीं पक्का ही लेके ही आऊँगी उस क्लास को। और जो भी आपको टॉपिक नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ही बताएं, पर्सनल कोई भी ना बताए, या तो कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताएं। आपका वो टॉपिक जल्द से जल्द आने की कोशिश की जाएगी। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि नेक्स्ट आपके लिए सीरीज़ आने वाली है इंग्लिश की, जो कि बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ होने वाली है और उसमें भी 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 200 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन ये क्वेश्चन करने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ। तो यही मुझे आपको बताना था, यही आज की गुड न्यूज़ थी आपके लिए। और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। और इंग्लिश को लेने का रीज़न मेरा ये है कि मैंने एक पोल करवाया था, तो उस पोल के द्वारा सबसे ज़्यादा इंग्लिश के लिए वोट आए थे, सबको इंग्लिश चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि पहले इंग्लिश ले लेते हैं। कोई बात नहीं, कोई भी टॉपिक लेना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे क्लासेस के। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो जाइए, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब जल्दी मैं आपके लिए शेड्यूल भी प्लान कर रही हूँ कि किस टाइप से आपको शेड्यूल प्लान करूँ, ठीक है। और आई होप आपने जो मैंने आपको संडे का टारगेट दिया था वो आपने पूरा कर लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, उसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में, कि आपको कहाँ क्या दिक्कत आ रही थी। आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकती हैं, ठीक है। मैंने उस पोस्ट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डाल दी है। अगर आप ना एक शेड्यूल एक तरीके से पढ़ाई करते हो तो आप जल्दी सिलेक्शन के पास होंगे।
हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में फीडबैक दें और शेयर करें। और कमेंट्स में ये ज़रूर लिखें, कुछ लिखो या ना लिखो, ये ज़रूर लिखना। अगर जिस जिसको ये मेरी क्लास चाहिए ना सीरियसली, वो ये ज़रूर लिखें, यस मैम आई विल ज्वाइन 8 AM क्लास। 8 AM नहीं कर सकते तो कभी भी करो, ऑन टाइम नहीं कर सकते, प्रीमियर टाइम नहीं कर सकते, मत करो। आपको 2x पे दिखनी होगी, मैं मान सकती हूँ, अब बाद में करो ज्वाइन, लेकिन क्लास ज्वाइन कर सकती हो। यस मैम, यस मैम आई विल ज्वाइन, इतना तो लिख सकती हो ना। तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखना, आई यस मैम आई विल ज्वाइन। ये जिस जिस बच्चे ने लिखा होगा मुझे पता चल जाएगा यही बच्चे सिर्फ क्लास ले रहे हैं और कोई क्लास नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर लिखना। और ये मैंने आपको बता ही दिया, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे ऐसी आशा है।